नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई शुरुआत, जो कि आपके सामने है सूजस सार। अप्रैल मंथ का सूजस सार अपन डिस्कस करने, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को जानना होगा कि क्या है सूजस सार, क्यों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। कितने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, क्यों, ऐसा क्या है जिसकी वजह से अपन इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ठीक है, हर मंथ जारी किया जाता है। और इसके अंतर्गत राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, केंद्र सरकार की योजना में जो भी भागीदारी है, वो सभी, इसके अलावा राजस्थान सरकार की पॉलिसी और सरकार ने जो भी डेवलपमेंट किया है उसकी अपडेट्स इसमें जारी की जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात आती है इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको सेपरेट कर लिया है, ठीक। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अपन अगर इसको कवर करते हैं, तो मान लीजिए कि राजस्थान का 70 से 80% जो करंट अफेयर है, राजस्थान के पोर्शन का 70 से 80% जो करंट अफेयर है, वो अपन इससे कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ से एग्जाम में आप मान लीजिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पिछली कुछ एग्जाम्स हुई हैं, सरकार ने कराई हैं, आरपीएससी ने, चाहे एसआई की एग्जाम की बात करें और जो भी एग्जाम, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पुट किए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो अपने उस लेवल तक अपन काम कर चुके हैं। बाकी बात जितनी बची है वो ये है कि अपन इसको डिलीवर करेंगे और अपने को ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अप्रैल मंथ का करंट अफेयर इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला टॉपिक देखते हैं। सिविल मार्गदर्शन इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। सूजस सार 2 अप्रैल 2026 का अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला आज का टॉपिक रहने वाला है, पहला ही टॉपिक है ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई है, आप मान लीजिए ये आपके छप गया, ठीक है। चाहे प्री की बात करें तो कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, और आरएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद महत्वपूर्ण है। या तो 5 नंबर में मान लीजिए या फिर 10 नंबर आएगा जरूर, बहुत चांसेज हैं इसके पूछने के। क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि हाल ही में सेंट्रल बजट की बात करें, चाहे राजस्थान सरकार के बजट की बात करें, दोनों जगह इसकी चर्चा की है। और एक नई टर्मिनोलॉजी निकल के आई है ऑरेंज इकोनॉमी के नाम से, ठीक है। अब इसको समझना होगा क्या इसकी डेफिनेशन है और आगे इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। देख लीजिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं ऑरेंज इकोनॉमी की क्या बात की गई है। तो वह इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी, रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा पर आधारित अर्थव्यवस्था है। आधार क्या बताया, क्या आधार है ऑरेंज इकोनॉमी का? तो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, संस्कृति, कल्चर और बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ये अपने को समझेंगे इस टर्म को क्या होता है। इस पर आधारित अर्थव्यवस्था है। इसमें मूल्य का सृजन भौतिक वस्तुओं के बजाय, मतलब इकोनॉमिक्स की बात की गई है तो पैसे की बात जरूर होगी। इसका मतलब मूल्य का जो सृजन है, पैसे का जो सृजन है, कहां से होगा? भौतिक वस्तुओं की वजह, भौतिक वस्तुओं से ना होकर आपके विचारों से, आपके ज्ञान से और कलात्मक अभिव्यक्ति से, रचनात्मकता से, इससे विचारों से, ज्ञान से और कलात्मक अभिव्यक्ति से होगा, ठीक है। अब इस टर्म को समझिए, मतलब अर्थव्यवस्था में जो हमारी बौद्धिक संपदा अधिकार हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? बौद्धिक संपदा, मतलब ऐसी संपदा जो हमारी बुद्धिमत्ता से जनरेट हो, ऐसी रचनाएं जो मनुष्य के दिमाग से हों, ठीक है, उसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाए, उनको क्या कहा गया है? बौद्धिक संपदा कहा गया है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसके टाइप से हमें समझना होगा। जैसे इसमें आता है आपका कॉपीराइट, ठीक है। अब कॉपीराइट आपने ये टर्म सुनी होगी और आपने अक्सर करके ऐसे सुना होगा कि इस पे कॉपीराइट ना आ जाए। इसका मतलब क्या है? किसी ने किसी किसी वस्तु की, इसके अंतर्गत क्या इंक्लूड है पहले ये समझ लीजिए। जैसे किसी ने कोई बुक लिखी, ठीक है, किसी ने कोई पोएम लिखी, ठीक है, किसी ने कोई सॉन्ग लिखा, गाना, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ये किसी अव्यक्ति ने इस पे अगर कॉपीराइट ले रखा है तो वो ही इसका मालिक है। और ये कैसा होना चाहिए? ये यूनिक होना चाहिए। इसकी विशेषता क्या है? ये कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब इस कॉपीराइट पे कितने समय तक उस व्यक्ति का अधिकार होता है उस एक्ट के अनुसार? तो कॉपीराइट एक्ट है आपका, कॉपीराइट एक्ट है 1957 का। इस 1957 के एक्ट के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी, मृत्यु के पश्चात 60 वर्ष तक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मृत्यु के पश्चात भी 60 वर्ष तक उस व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है। इसको मतलब कोई दूसरा व्यक्ति बेचने के हिसाब से यूज नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये कॉपीराइट है। ये बौद्धिक संपदा की बात की गई है यहाँ। ये जो बुक लिखी है, पोएम लिखी है, गाना लिखा है, कोई हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो ये सब क्या है? ये बौद्धिक विकास है, बौद्धिक बुद्धि से काम किया गया है, रचनात्मकता दिखाई गई है, क्रिएटिविटी दिखाई गई है, ठीक है। तो ऐसी
जो अर्थव्यवस्था है वो क्या कहलाएगी, ऑरेंज इकोनॉमी कहलाएगी। ठीक है, ये है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, ऐसे कॉपीराइट है, ऐसे आपको पता है जीआई टैग दिए जाते हैं, जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है, तो वो भी किस लिए दिया जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में उसका उत्पादन होता है तो जीआई टैग दिया जाता है। इसी तरह अपन क्या लेते हैं, किसी वस्तु पर पेटेंट लेते हैं, मतलब कोई ऐसा आविष्कार किया, कोई दवाई बनाई, कोई मेडिसिन बनाई, कोई हमने टीका बनाया, और उस पे दोनों तरह से होते हैं, किस विधि से बनाया है और क्या प्रोडक्ट बनाया है। ठीक है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी विधि, निर्माण प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया प्रोसेसिंग पे भी बनता है, और आपके उस वस्तु पर भी वो पेटेंट लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्रिएटिविटी है, सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। ठीक है, तो ये टर्म हमें क्लियर हुई, और इस प्रकार से ये जो अर्थव्यवस्था है क्या कहलाती है, ऑरेंज इकोनॉमी कहलाती है। तो ऑरेंज इकोनॉमी की डेफिनेशन हमारे लिए याद होनी चाहिए। ऐसी इकोनॉमी, वह इकोनॉमी जो रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा पर आधारित है, इसमें मूल्य का सृजन भौतिक वस्तुओं से ना होकर कहां से हो रहा है, विचारों से, ज्ञान से और अभिव्यक्ति से होता है। क्या कहलाती है, ऑरेंज इकोनॉमी कहलाती है। इसमें क्या इंक्लूड है, कला, संगीत, फिल्म, मीडिया, डिजाइन और एबीजीसी। एबीजीसी क्या है, आपने सुना होगा, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। अपन वीडियो गेम खेलते हैं, एनिमेशन, विभिन्न प्रकार के एनिमेशंस का यूज किया जाता है, और विजुअल इफेक्ट, किसी वीडियो एडिटिंग की जो चर्चा अपन करते हैं, तो उसको क्या कहा गया है, एक टर्म यूज की गई है उसके लिए, एबीजीसी। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये चित्र इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये हुई ऑरेंज इकोनॉमी की डेफिनेशन। अगली बात करते हैं, इसमें एक और टर्म यूज की गई है, जो है इसका एक महत्वपूर्ण भाग है, कंसर्ट इकोनॉमी। कंसर्ट इकोनॉमी, आपने संगीत के क्षेत्र में सुना होगा कि आज किसी का कंसर्ट हो रहा है जयपुर में, कहीं कोई आ रहा है, ठीक है, तो वो कंसर्ट इकोनॉमी। इसके अंतर्गत क्या होगा, बड़े स्तर पर लाइव संगीत का आयोजन होगा, बड़े स्तर पर लाइव संगीत और मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जब ये बड़े स्तर पर किया जाता है, लाइव संगीत और ऐसे मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन, तो वहाँ इसके अलावा इसके साथ साथ हॉस्पिटलिटी, आतिथ्य प्रबंधन की बात करें, ट्रैवल, इसके साथ टिकटिंग, लॉजिस्टिक्स, मीडिया और विज्ञापन, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, और स्थानीय सेवाएं भी जुड़ जाती हैं। तो ऐसी इकोनॉमी क्या कहलाती है, कंसर्ट इकोनॉमी कहलाती है। दोनों ही आज के समय में महत्वपूर्ण है, दोनों ही समय के साथ इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ऑरेंज इकोनॉमी और इसका एक महत्वपूर्ण भाग है कंसर्ट इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज ये बात करते हैं भाई, वर्ष 2026-27 के केंद्रीय और राजस्थान के बजट में इसकी चर्चा की गई है। देखो क्या चर्चा की गई है, क्या बात है, केंद्रीय बजट में क्या प्रावधान किया गया है। तो केंद्रीय बजट में मुंबई में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। पहला क्वेश्चन आपसे प्री के लिए यहां से तैयार हो जाता है कि बताइए कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहां स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। अब यहां से इसके द्वारा, इस संस्थान के द्वारा देश भर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कितने स्कूलों में, 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में और 500 कॉलेजों में, 500 कॉलेजों में और 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाएगी। ये हमारे लिए दूसरा फैक्ट है जो हमें याद रखना है। ठीक है, फिर बात करें राजस्थान सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, ड्रीम प्रोग्राम। तो पहले तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि ड्रीम प्रोग्राम का संबंध किससे है। ऑप्शन बना के दे देगा, मनोरंजन से, खेल से, एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर से, और इस तरह से ऑरेंज इकोनॉमी ऑप्शन में हो सकता है आपके। तो वहां से हमें याद रखना है कि ड्रीम प्रोजेक्ट का संबंध क्या है। देखिए फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग। मतलब ये तो टर्म क्लियर है, असिस्टेड मेंटरिंग, आपको मेंटरिंग प्रोवाइड किया जाएगी, एम्पावरमेंट किया जाएगा। ठीक है, किसमें, डिजिटल रेडीनेस, मतलब डिजिटली रूप से आपको डेवलप किया जाएगा, आपकी बुद्धिमत्ता का विकास किया जाएगा इस डिजिटली रूप से। ठीक है, अब इसमें डिजिटली क्या हो गया, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको एआई की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से आपको यहाँ से वीडियो एडिटिंग आना चाहिए, एनिमेशन आना चाहिए, आपको इफेक्ट डालने आने चाहिए, ये सारी चीजें। और इसमें आपकी कला, संगीत, फिल्म, मीडिया, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका सृजन कहां से होगा, आपके विचारों से, आपके ज्ञान से और आपकी कलात्मक अभिव्यक्ति से इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों टर्म हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए ड्रीम में, तो ड्रीम प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रावधान किया गया है कि माध्यमिक जो विद्यालय हैं, कितने, 15,000 और 500 कॉलेजों में इसकी एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की जाएगी। और देखो इसका उद्देश्य भी क्या है, वर्ष 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की मांग को पूरी करता है। इसका मतलब देश भर में इसकी मांग है, और कितनी मांग है, 20 लाख पेशेवरों की मांग है। कब तक, 2030।
राजस्थान से सरकार ने प्रोग्राम चलाया अपना ड्रीम डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेड मेंटरिंग। इस योजना के तहत प्रथम चरण में लगभग 50,000 विद्यार्थियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जाएगा, जो इस क्षेत्र के विकास में सहायक है। ठीक है, तो दोनों प्रोग्राम हमारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, ऑरेंज इकोनॉमी के बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार ने क्या प्रावधान किए गए हैं, तो दोनों पार्ट हमें लिखने होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी की बढ़ती संभावनाएं और निवेश के क्या अवसर हैं। इकोनॉमी की बात की गई है तो हम तो संभावनाएं और निवेश देखना होगा। तो ऑरेंज इकोनॉमी तेजी से विस्तार कर रही है और इसमें निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम की बात करें चाहे आपके यूट्यूब की बात करें, बहुत सारा कंटेंट डेवलप किया जा रहा है लोगों के द्वारा। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर छोटा भीम के पात्रों पर आधारित कैफे चेन कंटेंट के व्यावसायिक विस्तार को दर्शाया गया है। देखो क्या संभावनाएं और निवेश की संभावनाएं इसमें एग्जाम्पल के स्तर पर बताई गई है कि जो छोटा भीम है कि जो पात्रों पर आधारित है एक कैफे चेन। ठीक है, जबकि रामायण फिल्म की बात करें, रामायण फिल्म अगला एग्जांपल बताया कि रामायण फिल्म में 40% से जो अधिक है वो किस पर खर्च किया गया है, वो बीएफएक्स पर खर्च किया गया है। बिल्कुल मतलब इस पर आपके वीडियो एडिटिंग वगैरह और एनिमेशन है, इस पर खर्च किया गया है। टीआई डबिंग का उपयोग किया गया है। संगीत जैसे क्रिएटिव क्षेत्रों पर इसका प्रयोग किया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि एबीजीसी और डिजिटल कंटेंट न केवल रोजगार सृजन कर रहे हैं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी। हाल ही में देखो एबीजीसी इस सेक्टर पर प्रधानमंत्री का विजन क्या है, पीएम ने जब इसकी बात बोल दी तो कहां बोलिए, ये भारत का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया था। कब? 12 जनवरी 2026। ठीक है, कब आयोजित किया गया? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आयोजन 12 जनवरी 2026 को किया गया। यहाँ प्रधानमंत्री जी ने एबीजीसी उद्योग को उभरता वैश्विक अवसर बताया है। भारत को केवल भागीदारी नहीं बस बल्कि वैश्विक नेतृत्व ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय पात्र जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया बजरंग बली को लोकप्रियता को वैश्विक पात्रों से अधिक बताया। मतलब जो भारतीय पात्र हैं जैसे किसी ने बजरंग बली का रूप लिया तो उनकी जो लोकप्रियता है वो वैश्विक पात्रों से भी उनको अधिक बताया है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। और आगे देखिए वैश्विक गेमिंग और भारतीय संस्कृति की क्या संभावना है इससे, तो आप देख पा रहे हैं कि रामायण और महाभारत के पात्रों में इससे गहराई आएगी और विविधता लाई जा सकेगी। और ये जो रामायण और महाभारत के पात्र हैं आपके मिकी माउस, मैरियो, पिकाचू जैसे अंतरराष्ट्रीय पात्र हैं, इनको चुनौती दे रहे हैं। भारतीय कंटेंट को गेमिंग, एनिमेशन, फिल्म में उपयोग करने की अपार संभावना इससे जनरेट हुई है। ठीक है, फिर बात करें लोक कथाएं और क्रिएटिव इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे राज्य में चाहे हमारे देश में बात करें तो हर गांव में हर किलों महलों की जो संख्या है असंख्य है और इसकी हर एक से कोई ना कोई लोक कथा जुड़ी हुई है जो कि किस पर आधारित है, उसका प्रेम, किसी वीरता, त्याग, बलिदान पर आधारित है। मतलब इनका कहना सिंपल सा इतना है कि भारत के हर गांव में क्या है, कहीं महल हैं, कहीं किले हैं और इन किलों से संबंधित कोई ना कोई लोक कथा जुड़ी हुई है। और ये लोक कथा किस पर आधारित है? प्रेम, वीरता, त्याग, बलिदान। और इस जो कहानियां हैं इसको डिजिटली कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, तो इन कहानियों को एनिमेशन, गेमिंग, फिल्म, डिजिटल मीडिया में प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे एक तो वैश्विक पहचान मिलेगी और दूसरा मनोरंजन उद्योग का विस्तार भी होगा। ठीक है, आने वाली जो पीढ़ी है वो इसके बारे में जान सकेगी। हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो इतिहास है वो डिजिटली रूप से सुरक्षित हो जाएगा। दो काम हो रहे हैं, लोक कथाएं और क्रिएटिव इंडस्ट्री, वैश्विक गेमिंग और भारतीय संस्कृति की संभावना और लोक कथा और क्रिएटिव इंडस्ट्री। अगली बात देखिए सॉफ्ट पावर में भी भूमिका है। मतलब हमारे जो पारंपरिक तत्व हैं जैसे अध्यात्म की बात करें, गांधीवाद की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें और अपने आयुर्वेद और अहिंसा जैसे विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को क्या किया जा सकता है, डिजिटली रूप से कन्वर्ट किया जा सकता है। अब गेमिंग और डिजिटली कंटेंट भी सॉफ्ट पावर का हिस्सा युवाओं के सशक्तिकरण और विकसित भारत 2047 लक्ष्य में योगदान दे रहा है। अब इसका इफेक्ट भी देखिए ऑरेंज इकोनॉमी का आर्थिक प्रभाव क्या है कि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। बिल्कुल आप देख पा रहे हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लगातार वृद्धि हो रही है। 2027 तक 7% वार्षिक वृद्धि अनुमान है। अगर बात की जाए कि ऑरेंज इकोनॉमी में 2027 तक कितनी वृद्धि होने का अनुमान है तो ये है आपके 7%। आकार देखिए 2024 में 2502 अरब का आकार था और 2027 में ये लगभग 3067 अरब का आकार होने वाला है। सस्टेनेबल ग्रोथ इंजन के रूप में ये उभर कर आपके सामने आया है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में या 10 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। और प्री के लेवल के कुछ फैक्ट्स से, प्री में ये 2 फैक्ट हमें याद रखने हैं। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, डिजिटल रेडीनेस एंड एम्पावरमेंट थ्रू असिस्टेंट आपके मेंटरिंग। ठीक है, और इसमें कितने लाभार्थी बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा, 50,000 विद्यार्थियों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। जबकि जो आईआईसीटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेजों में एबीजीसी लैब की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा ऑरेंज। अगला पॉइंट देखते हैं क्या दिया गया है। अगला टॉपिक है हमारा हरित विकास का आधार स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे राजस्थान के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस का टॉपिक है। हरित विकास का आधार है
स्वच्छ ऊर्जा की विस्तार की बात की गई है। तो राजस्थान चाहे सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, बायोगैस, बायोमास ऊर्जा की बात करें, अब राजस्थान का स्थान अग्रणी है, ठीक है। और लगातार इसमें संभावनाएं व्यक्त की जा रही है नवीकरणीय ऊर्जा। और यहाँ बात की गई है आज इस अप्रैल माह के सूजत सार में गोबर गैस के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें, गोबर गैस है, वैज्ञानिक रूप से इसको क्या कहा जाता है? बायोगैस कहा जाता है। सबसे सिंपल पॉइंट, पहला पॉइंट, गोबर गैस को किस नाम से जाना जाता है? बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। एक प्रकार की जैविक गैस है। कैसी गैस है? जैविक गैस है। किससे बनती है? पशुओं के गोबर, कृषि अपशिष्ट और जैविक कचरे के ऑक्सीजन रहित अपघटन, एनारोबिक डाइजेशन। एनारोबिक डाइजेशन मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इन पदार्थों का जो अपघटन है, जो आपके गोबर है, कृषि अपशिष्ट है और जैविक कचरा है, इसका अपघटन किसमें होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर इनका अपघटन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? आपका एनारोबिक डाइजेशन कहलाता है। स्वच्छ, प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल ज्वलनशील गैसीय ईंधन है। अब इसके मुख्य तत्व क्या है? क्वेश्चन यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये रहा आपका कि गोबर गैस को बायोगैस कहा जाता है। दूसरा इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके घटक क्या हैं? कौन-कौन से तत्वों से मिलकर ये बनी होती है? तो सबसे हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है मीथेन। इसमें लगभग 55 से 60% कित क्या पाई जाती है? मीथेन पाई जाती है। इसके बाद दूसरा इसका अवयव है कार्बन डाइऑक्साइड 35 से 40%, ठीक है? 55 से 60% मीथेन पाई जाती है। उसके बाद CO2, ठीक है? CH4, पहला CH4 मीथेन और दूसरा आपके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से ये मिलकर बनी होती है। क्वेश्चन इतना भी पूछा जा सकता है कि मीथेन की मात्रा कितनी होती है? तो 55 से 60% है और CO2 35 से 40% इसमें पाई जाती है, ठीक है? फिर बात करते हैं, जबकि अन्य अल्प मात्रा में अन्य गैसें और वाष्प भी इसमें उपस्थित होती है। तो ये याद रखें, वाष्प भी इसमें उपस्थित होती है। अपनी संरचना और गुणों के कारण यह एक प्रभावी ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोगी है। और इस उत्पादित बायोगैस का उपयोग यहाँ किया जा सकता है? एनर्जी है, बायोगैस का उपयोग भोजन बनाने, विद्युत उत्पादन, शुद्धिकरण के पश्चात वाहनों के ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे यह ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुउद्देशीय और टिकाऊ विकल्प के रूप में स्थापित होती है। तो अब तक दो बातें हमारी महत्वपूर्ण, गोबर गैस को बायोगैस के नाम से जाना जाता है। इसके जो प्रमुख तत्व हैं, किससे बन की होती है? ये कचरे से, मतलब पशुओं के अपशिष्ट से, गोबर, और इसमें आपका कृषि अपशिष्ट और अन्य जैविक कचरा इसमें इंक्लूड है। प्रमुख घटक क्या है? मीथेन 55 से 60%, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 35 से 40% इसमें पाई जाती है। इसके साथ ही वाष्प और अन्य गैसें भी इसमें उपस्थित होती है, ठीक है। देखिए, गोबर गैस उत्पादन के लिए कच्चा माल क्या है? कच्चे माल के बारे में हम देख चुके हैं। क्या है कच्चा माल? तो यहाँ से देखिए, गोबर गैस उत्पादन की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह पूर्णतः प्राकृतिक प्रक्रिया पर आधारित है। ये पूरा टोटल नेचुरली प्रोसेस है और इसके संचालन के लिए किसी अतिरिक्त ईंधन या बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि हमें इससे एनर्जी जनरेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि हमें आगे से कुछ और एनर्जी की देनी इसको पड़े तभी जनरेट होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इसमें प्रयुक्त कच्चा माल जो चाहिए वो निरंतर उपलब्ध है, क्योंकि हमारे राज्य में, देश में क्या है? पशुधन अवेलेबल है। सिंपल बात, नवीकरणीय होता है क्योंकि पेड़ पौधे और फसलें सतत रूप से विकसित होती रहती हैं। देखो, कच्चा माल क्या है? गोबर है, खाद्य अवशिष्ट है और फसल अपशिष्ट जैसे संसाधन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिससे यह एक अत्यंत टिकाऊ है और व्यावहारिक विकल्प सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जैविक अपशिष्ट या सजीव बायोमास जैसे पशुओं का गोबर इसमें काम में लिया जाता है, पेड़ पत्तियों की पत्तियां, फसलों के तने, मानव अपशिष्ट, जलकुंभी और तेल निष्कासन के बाद बची हुई खली का उपयोग भी किया जाता है। जैसे सरसों का तेल निकाला, उसके बाद जो खली बची उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। जलकुंभी, मानव अपशिष्ट, फसलों के तने, ठीक है, पेड़ पौधों की पत्तियां, पशुओं का गोबर, ये सब इसको में कच्चे माल के तौर पर प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपके सामने है, ठीक है। बायोवेस्ट की स्थापना की जा रही है। बायोवेस्ट के पर्यावरण अनुकूल उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु नगर निगम जयपुर और जोधपुर में पीपीपी मॉडल पर कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। तो यहां से हमें ये याद रखना है कि भाई कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी प्लांट्स की स्थापना कहां की जाएगी? तो आपको याद रखना है, सीबीजी प्लांट की स्थापना जयपुर और जोधपुर में की जाएगी। नगर निगम जयपुर और जोधपुर में इसकी स्थापना की, ठीक है। बायोवेस्ट के पर्यावरण अनुकूल उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सीबीजी प्लांट की स्थापना जयपुर और जोधपुर निगम में की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। किस प्रकार इस अपशिष्ट का, किस तरह से इसका उपयोग करके यहाँ से एनर्जी जनरेट हमें करनी है, क्या प्रोसेस है इसका? तो देखिए, बायोगैस उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें दो चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण में इसमें अम्ल जनरेट होते हैं, ठीक है, और दूसरी चरण में इसमें आपकी जो गैस बन रही थी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें ये परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसमें
दो चरणों में संपन्न हो रही है। कौन कौन से हैं? पहले चरण में अम्ल निर्माण होता है और दूसरे चरण में इसमें मीथेन निर्माण स्तर इसको कहा जाता है। ठीक है, पहले चरण को क्या कहा जाता है? अम्ल निर्माण चरण, और दूसरे को मीथेन निर्माण चरण इसको कहा जाता है। प्रथम चरण में देखिए, जो गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट थे, उसमें उपस्थित अम्ल निर्माण करने वाले जीवाणु क्या करते हैं? जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, उनको किस में कन्वर्ट करते हैं? आपके सरल कार्बनिक अम्लों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, कौन से जीवाणु? जो अपघटन करते हैं, क्योंकि इस स्तर पर मुख्य उत्पाद के रूप में ऑर्गेनिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। ऑर्गेनिक अम्ल में कन्वर्ट करते हैं, इसे अम्ल निर्माण चरण कहा जाता है। इस प्रकार ये पहला चरण कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली ये जो अपशिष्ट थे, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके ऑर्गेनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। सेकंड चरण देखते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? मीथेन उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है, कौन सा? मीथेनोजोइक बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है? मीथेनोजोइक बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, मीथेनोजोइक बैक्टीरिया है। और इन कार्बनिक अम्लों पर क्रियाशील होकर इन्हें मीथेन गैस में परिवर्तित करते हैं, जो बायोगैस का प्रमुख घटक है। आपने देखा 55 से 60% इसमें क्या होती है? मीथेन गैस होती है। इसके अलावा 35 से 40% CO2 होती है। इस प्रकार यह दो स्तरीय प्रक्रिया जैविक अपशिष्टों को उपयोगी ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित करती है। अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि बायोगैस जो गोबर गैस है, उसके उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है 5 नंबर। और प्री में पूछा जा सकता है कि किस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होती है? तो मीथेनोजोइक बैक्टीरिया है इसमें, और ये दो चरणों में संपन्न होती है। पहले इसमें ऑर्गेनिक अम्ल में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये आपके इन गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, इसके लिए सरकार ने एक योजना बनाई। गोबर गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना एक पहल प्रारंभ की गई है। ठीक है, तो नाम से भी क्लियर है, गोवर्धन योजना। गोबर से जैसे अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, उनका उपयोग करके गैस बनानी है, इसलिए नाम भी क्या रखा? गोवर्धन योजना। तो ग्रामीण भारत में बायोगैस उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है आपके गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, बायो और एग्रीकल्चर और बायो अपशिष्ट प्रबंधन, ऑर्गेनिक अपशिष्ट और इनका गैल्वेनाइजिंग। ये योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस योजना के माध्यम से क्या करना है? वही गोबर और अन्य जैविक कचरे का उपयोग कर ऊर्जा और जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एनर्जी भी जनरेट करनी है और जैविक खाद को भी बढ़ावा देना। अब क्यों है ये इंपॉर्टेंट? स्वच्छता, ऊर्जा और कृषि तीनों क्षेत्रों को लाभ मिलता है। एक तो स्वच्छता रहेगी, क्योंकि जो कचरे है उसका उपयोग कर लिया जाएगा। सेकंड, दूसरा लाभ क्या है? एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और तीसरा लाभ कृषि के क्षेत्र में है, क्या है? क्योंकि इससे जैविक खाद का उत्पादन होगा। क्यों? कैसे होगा? क्यों पॉसिबल है भारत में? क्योंकि लगभग 30 करोड़ से अधिक पशुधन भारत में उपलब्ध हैं, जिससे प्रतिदिन विशाल मात्रा में गोबर उत्पन्न होता है। इसका मतलब कच्चे माल की दिक्कत तो है नहीं। यदि इस संसाधन का वैज्ञानिक और सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाए, तो यह देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से की पूर्ति करने में सक्षम है। ठीक है, और साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी इससे सुदृढ़ होगी। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगी, एनर्जी मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी। ठीक है, तो यहाँ से गोवर्धन योजना कंप्लीट होती है आपकी। और एक बायोगैस, गोबर गैस का निर्माण कैसे होता है, क्या कच्चा माल इसके लिए आवश्यक है, तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट कंप्लीट किए। ठीक है, चलिए अगली बात की गई है नारी शक्ति से कृषि सशक्ति। कृषि के क्षेत्र में नारियों की भूमिका की बात की गई है, और नारी शक्ति से कृषि सशक्तिकरण आत्मनिर्भर भारत की एक कहानी के रूप में इसकी बात है। तो यहाँ से एक 10 नंबर का आरएएस मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में नारियों की जो भूमिका है बढ़ती जा रही है, इसके लिए क्या प्रावधान किए हैं और इसके क्या कारण हैं कि नारियों की भूमिका लगातार कृषि क्षेत्र में बढ़ती जा रही है? लेख लिखिए। ठीक है, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसमें हमें डिस्कस करना होगा। इसमें सरकार ने जो भी इनके लिए प्रावधान किए हैं, कौन-कौन सी जो योजनाएं प्रमुखता से चलाई गई, इनके बारे में हमें देखना होगा। ठीक है, चलिएगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली कृषि ने राष्ट्रीय आय, रोजगार सृजन और ग्रामीण आजीविका में बड़ा योगदान दिया है। ये तो बात क्लियर है। भारतीय कृषि को क्या माना जाता है? अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। यहाँ से क्लियर है, देश की लगभग 40.1% आबादी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि और उससे जुड़े जो क्रियाकलाप हैं, कार्य हैं, उन पर निर्भर है। तो कितनी आबादी है? 40.1% आबादी कृषि पर आधारित है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी और डेयरी जैसे क्षेत्र आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं। इसमें से 80% जो ग्रामीण महिलाएं हैं, वो संलग्न हैं क्षेत्रों में, और इनमें से 33% तो कृषि मजदूर हैं और 48% रोजगार वाली किसान हैं। ठीक है, तो ये बात हमें एक बेसिक तौर पर याद रखनी है कि रीजन क्या है भाई, कि देश की रीढ़ मानी जाती है क्या? कृषि को। और 40.1% जो आबादी है वो इस पर डिपेंडेंट है, और इसमें आपके कृषि के साथ साथ पशुपालन है, मत्स्य पालन, वानिकी और डेयरी जैसे आजीविका के प्रमुख उद्योग सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ से अगला बात है कि भाई 80% जो ग्रामीण महिलाएं वो इसमें काम कर रही हैं। इसमें 33% तो कृषि मजदूर हैं और 48% स्वरोजगार वाली किसान। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन
महत्वपूर्ण पॉइंट दिया इन्होंने कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को क्या घोषित किया है, अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। ये बात हमें ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ऑप्शन मिलेंगे 2025, 26, 27, 28। ठीक है, तो हमें याद रखना है 2026 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 को घोषित किया है। जो वैश्विक कृषि में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान को क्यों घोषित किया गया, उसका रीजन क्या है, कृषि के क्षेत्र में जो महिलाओं की भूमिका है उसको सामने लाना चाहती है। भूमि, संस्थानों, प्रौद्योगिकी, वित्त और बाजारों तक समान पहुंच को बढ़ावा देने का लक्ष्य ठीक है। यह वर्ष सरकारों, विकास साझेदारों, सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र को समावेशी नीतियों और लक्षित कार्रवाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है और महिलाओं, किसानों की दृश्यता, मान्यता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात यही है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2026 को, कौन से वर्ष को, 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। ये बात हमें याद रखनी है। अब यहाँ से हम देखने वाले हैं कि महिला किसान सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती योजना है। क्वेश्चन यहाँ से यही क्वेश्चन आपकी बन गया। ठीक है, लेख लिखिए, महिला किसान सशक्तिकरण को सुनिश्चित करती वाली योजनाएं कौन सी हैं। तो महिला किसान सशक्तिकरण की बात की गई, पहली योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। योजना का नाम है नमो ड्रोन दीदी योजना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस योजना के बारे में जानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। ड्रोन की बात की गई है, इसका मतलब ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा होगा। कृषि के क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कृषि के क्षेत्र में उस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और दीदी की बात की गई है, नमो ड्रोन दीदी, इसका मतलब महिलाओं के द्वारा उस ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। अब किस तरह किया जाएगा, क्या क्या प्रावधान किए गए, ये सब बातें अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, कब योजना प्रारंभ हुई है, तो 15 अगस्त 2023 को। कब योजना प्रारंभ हुई है आपके, 15 अगस्त 2023 को योजना प्रारंभ की गई। पहला फैक्ट हमें याद ये रखना है। ठीक है, तो किसी भी योजना को कैसे याद रखना है, पहला पॉइंट जैसे याद कर लिया, क्या प्रारंभ, कब प्रारंभ की गई। दूसरा पॉइंट है उसका उद्देश्य क्या है, और तीसरा पॉइंट उसके क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और फाइनली उसका निष्कर्ष हमें पता चल जाएगा। ये 4 पॉइंट अगर अपन सीक्वेंस से याद करेंगे तो उस योजना को भी, इस स्कीम को याद करने में हमें आसानी रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले योजना का नाम लिखा, नमो ड्रोन दीदी योजना प्रारंभ की गई आपके 15 अगस्त 2023 को। किसने प्रारंभ की है, भारत सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है। कब तक शुरू की गई है भाई, 2023-24 से 2025-26 तक इसका लाभ लिया जाएगा। और 1261 करोड़ रुपए के बजट के साथ, कितना बजट है, 1261 करोड़ रुपए का बजट है इसका। इस योजना का बजट कितना है आपके, 1261 करोड़ का बजट है। क्या प्रावधान किया गया है इसके तहत, 15,000 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की। ड्रोन की बात की, ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे। दीदी किसको प्रोवाइड किए जाएंगे, महिलाओं को। कौन सी महिलाओं को, महिला स्वयं सहायता समूहों को। कितने, 15,000 ड्रोन प्रोवाइड किए। ठीक है, आगे देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देना। आधुनिक कृषि तकनीकों में बढ़ावा देना कैसे, ड्रोन का उपयोग किया जाएगा कृषि क्षेत्र में। इसका मतलब आपको किसी भी दवाई का छिड़काव करना है तो ड्रोन के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, कार्य क्षमता बढ़ेगी इससे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कार्य क्षमता बढ़ेगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन आधारित सेवाएं उपलब्ध कराकर महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाया जाएगा। ठीक है, अब जब इस ड्रोन का उपयोग महिलाओं के द्वारा किया जाएगा तो इनका जो पैसा अर्न होगा वो भी किसको मिलेगा, महिलाओं को मिलेगा। इससे महिलाओं की आजीविका को में भी सुधार होगा। ठीक है, तो 3 बातें उद्देश्य के अंतर्गत होगी कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना। दूसरा, उससे कार्य क्षमता प्रभावित होगी, कार्य क्षमता बढ़ेगी। तीसरा, महिलाओं की आजीविका में सुधार होगा। ठीक है, तो ये 3 इसके उद्देश्य हैं। अब कैसे होगा, जो चयनित सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनको ड्रोन पैकेज पर 80% तक केंद्रीय वित्तीय सहायता, 80% तक क्या दी जाएगी, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो कितनी, अधिकतम 8 लाख रुपए तक, अधिकतम 8 लाख रुपए तक इसमें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जो ड्रोन पैकेज है उस पर आपको कितनी प्रतिशत, ये देखिए यहाँ से 80% तक छूट दी जाएगी। और ये 80% अधिकतम कितना है, अधिकतम 8 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही ड्रोन का जो पायलट लेडी है, जो पायलट है, ड्रोन को उड़ाने वाली महिलाएं होंगी, उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कितने दिन का, 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन की जो को पायलट हैं, ड्रोन सहायक हैं, उनके लिए 5 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब योजना के तहत ड्रोन प्राप्त करने के लिए महिला की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, महिला की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होना आवश्यक है। फिर आगे देखिए, इसमें राजस्थान सरकार ने क्या प्रावधान किया कि इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूह को नैनो यूरिया और डीएपी के, नैनो यूरिया और डीएपी का अगर छिड़काव कर रहे हैं, किससे, इस ड्रोन के माध्यम से, तो इस पर 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता का प्रावधान किया गया है। 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर राजस्थान सरकार देगी। इस तरह से महिला सशक्तिकरण में
ये आपकी पहली योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना। देख लीजिए, याद रखना है 15 अगस्त 2023 को योजना प्रारंभ की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, 2023 को लागू की गई है, तो 23-24 से 25-26 तक इसको लाभान्वित किया जाएगा। बजट कितना है? 1261 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया और इसके द्वारा 15,000 ड्रोन आवंटित सरकार के द्वारा किए जाएंगे। किसको? महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाएंगे। चयन का आधार बताया कि 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और इसके साथ कितना? 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। फिर बात की गई जो ड्रोन पैकेज है उस पे आपको कितनी वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। तो वित्तीय सहायता की बात करें तो 80% आपको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब 80% में कितना है? आपके अधिकतम 8 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक। फिर बात की गई राजस्थान सरकार ने इसके लिए क्या प्रावधान किया है। तो राजस्थान सरकार ने बताया कि अगर इस ड्रोन का उपयोग नैनो यूरिया और आपके डीएपी के छिड़काव के लिए किया जाता है तो 2500 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान वित्तीय सहायता इसको उपलब्ध कराई जाएगी। प्रति हेक्टेयर 2500 रुपए की राशि प्रदान की। तो ये हमें सारी याद रखनी है नमो ड्रोन दीदी योजना के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है कृषि अवसंरचना कोष योजना। एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है। अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की गई है तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपको पता है फसल को पकने के पश्चात, फसल के पकने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हानि होती है तो वह डिफरेंट है, लेकिन पकी पकाई फसल अगर खराब हो जाती है तो वो उसका बचाना थोड़ा-सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो वहाँ हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की कमी है, हमारे पास भंडारण कक्ष की कमी है, ठीक है? परिवहन के संसाधन पर्याप्त नहीं है, तो इस वजह से फसल खराब हो जाती है। तो उसका हमें उसे हमें बचाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है और इसी के लिए क्या बनाया? कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का निर्माण किया गया। देख लीजिए, कृषि अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कब स्टार्ट किया गया? 2020 में प्रारंभ किया गया। पहली इंपॉर्टेंट बात, कब प्रारंभ किया गया? 2020 में प्रारंभ किया गया है और यह योजना कटाई के बाद प्रबंधन सुविधाओं और उत्पादक फार्म संपत्तियों के विकास के लिए ऋणों पर ब्याज सबवेंशन और ऋण गारंटी समर्थन के माध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करती है। ठीक है। तो बात की सबसे फसल के कटाई के बाद प्रबंधन करना है। मैनेजमेंट कब करना है? फसल की कटाई के पश्चात मैनेजमेंट करना है और ऋण सुविधा की बात कही गई है। ठीक है। दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। इसका मुख्य फार्म क्या है? क्या निर्माण करना है? फार्म गेट पर भंडारण का निर्माण करना है, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को निर्माण करना है और किसानों को अपनी उपज को ठीक से संग्रहित करने, कटाई के बाद नुकसान को कम करने और बिचौलियों पर निर्भरता सीमित करने करके बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने पर है। ये इसका उद्देश्य है। सिंपल बात, भंडारण के सुविधा प्रदान करनी है हमें और जो बिचौलिया हैं, फसल को बेचते समय किसानों के बीच में बिचौलिए आ जाते हैं, उससे उनको नुकसान होता है, तो उन बिचौलियों को हमें हटाना है। ठीक है। कटाई के बाद नुकसान को कम करना है, लॉजिस्टिक्स की अवसंरचना निर्माण करनी है। ठीक है। आगे देखिए, ये इस योजना का उद्देश्य है। तो एआईएफ के तहत ऋणदाता जो संस्थान है उनके माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान किया गया है। कितने करोड़ रुपए का फंड है? 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कितनी है? 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। ठीक है। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। ठीक है। फिर देखिए, इसमें ऋण पर ब्याज दर की अधिकतम सीमा कितनी है? 9% की ब्याज दर पर आपको ऋण मिलेगा। कितना ऋण की बात की गई है? इस योजना के अंतर्गत एक ही संस्थान पर प्रति परियोजना 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। आपको अधिकतम सीमा कितनी है? 9% ब्याज की रेट है और इस पर सब्सिडी कितनी है? 3% की सब्सिडी है और अधिकतम कितना रुपए का प्रावधान किया है इस योजना के तहत? आपको 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। ठीक है। तो ये बात यहाँ से क्लियर है। आगे क्लियर है कि देख लीजिए क्या है और ये 7 वर्षों की अवधि तक दिया जाता है। मतलब आपको जो 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिस पर 3% ब्याज सब्सिडी है, वो कितने समय तक के लिए? 7 वर्षों के लिए ये ऋण प्रदान किया गया है। अभी तक योजना के तहत महिला वर्ष कहाँ गया? 7 वर्ष तक दी गई है। अभी तक इस योजना के तहत महिला किसानों को 8,190 परियोजनाओं के तहत 2,377 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हमारे यहाँ तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बातें याद रखनी है कुछ। कृषि अवसंरचना कोष का निर्माण किया गया है, 2020 में निर्माण किया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड है। क्यों निर्माण किया गया है? क्या उद्देश्य है? तो फसल की कटाई के पश्चात जो प्रबंधन सुनिश्चित करना है, लॉजिस्टिक्स का निर्माण करना है, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना है, भंडारण कक्षों का निर्माण करना है, बिचौलियों पर निर्भरता को सीमित करना, ये इसके उद्देश्य रहे। पॉइंट्स में अपन लिख सकते हैं। इसके पश्चात वित्तीय प्रावधान की बात करें तो अधिकतम 2 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा, जिस पर 3% ब्याज सब्सिडी मिलेगी और ये 7 वर्षों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इतनी सी बेहद इंपॉर्टेंट बात है जो हमें याद रखनी है। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कृषि अवसंरचना कोष के तहत
अधिकतम कितने ऋण का प्रावधान किया गया है? तो हमें याद रखना होगा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया है। कितनी 3% वार्षिक जो ब्याज सब्सिडी मिलेगी उस पर, और 7 वर्षों के लिए प्रावधान किया। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना नाम से क्लियर है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाने के लिए एक योजना प्रारंभ की गई, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात की गई है। महिला केंद्रित योजना है, पूरी तरह से महिलाओं के माध्यम से इसको लागू किया गया है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम कृषि के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, वहां इस योजना को अपन देख रहे हैं। तो महिला केंद्रित योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संचालित की जा रही है। मुख्य उद्देश्य आप देख रहे हैं, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को उन्मूलन करना है और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से चलाई गई है। रोजगार के फोकस की बात करें तो स्वरोजगार को बढ़ावा देना है या फिर कुशल मजदूरी के अवसर प्रोवाइड कराने हैं। एक कुशल मजदूरी नहीं, कुशल मजदूरी की बात की गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक तो स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, दूसरा कुशल मजदूरी की बात की गई है। ठीक है, रोजगार कैसा होगा, कुशल मजदूरी पर आधारित होगा। आजीविका, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सतत और विविधीकृत आजीविका, मतलब कृषि और संबंध विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में आपकी आजीविका के साधन मिलेंगे। वित्तीय समावेशन, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 11 लाख करोड़ तक की बात की गई है ऋण वितरण। ठीक है, इतना ऋण के वितरण की बात की गई है। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की बात करें तो ये आगे हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट कोई खास बात है नहीं, कि 2.58 करोड़ महिला किसान कृषि, इकोलॉजी व पशुपालन में प्रशिक्षण इनको प्रदान किया गया है। सिंपल बात इतनी ही याद रखनी है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक स्कीम जो सरकार ने चलाई गई है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं द्वारा संचालित की जा रही है। महिलाओं के स्वरोजगार और कुशल मजदूरी पर आधारित रोजगार के अवसरों में बढ़ावा देना है। राष्ट्र ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करना है, और इसमें वित्तीय समावेशन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 11 लाख करोड़ तक की बात कही गई है। ठीक है, चलिए तो आगे ये इतना इंपॉर्टेंट कोई खास बात है नहीं, आगे देखते हैं अगला स्कीम। इसी तरह इसी पर आधारित है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, MKSP। जो अपन ने ये योजना देखी, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसकी ही एक उपयोजना है। और देख नहीं रहा है ठीक से, हाँ, देखते हैं चलो। और इसका उद्देश्य केवल इतना है कि ग्रामीण महिला किसानों को कृषि और आजीविका और सतत खेती के क्षेत्र में कौशल विकास, इसकी स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने के उद्देश्य से महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना चलाई गई है, जो कि किसका एक घटक है, इसकी उपयोजना है ये आपके दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उपक्षेत्र के रूप में इसको संचालित किया जा रहा है। ठीक है, अगली बेहद इंपॉर्टेंट योजना है, ठीक है, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सबको पता है प्रधानमंत्री द्वारा है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड है, किसानों के लिए है, किसानों के सम्मान की बात की गई है, और प्रकार से कुछ सहायता राशि उन्हें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, योजना कब प्रारंभ की गई, क्या उद्देश्य है, क्या क्या इसके तहत वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, सारी बातों की चर्चा करेंगे। तो 24 फरवरी 2019 को कब प्रारंभ की गई, आपके 24 फरवरी 2019 डेट याद रखनी है। 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि का इस योजना का प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है, किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, भूमि धारक किसानों, इंपॉर्टेंट बात कौन से, भूमि धारक किसान, जिनके पास भूमि है, वो कम ज्यादा कितनी भी है वो बात डिपेंड करेगी बात की। तो उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है, भूमि धारक किसान परिवारों को कृषि क्षेत्र में और उनकी घरेलू जरूरतों को पूरी करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो योजना का उद्देश्य क्या है, जो भूमि धारक किसान है उनको कृषि और उनकी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। क्या है, हम सबको पता है इस योजना के तहत 6,000 रुपए की 3 समान किस्तों प्रदान की जाती है डीबीटी के माध्यम से। आप सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इतने लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तौर पर डीबीटी के द्वारा हस्तांतरण किए गए। ठीक है, इस तरह से हमने सुनते रहते हैं कई रैलियों में। तो कितने रुपए की प्रावधान किया गया है, 6,000 रुपए की वित्तीय राशि प्रदान की जाती है। कितनी किस्तों में, 3 समान किस्तों में। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रदान की जाती है सीधे बैंक खातों में। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाता है, अगली लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है राजस्थान के किसानों के लिए। 2025-26 की बात की गई है। राजस्थान सरकार कितना दे रही है, 3,000 रुपए अतिरिक्त दे रही है। इस प्रकार राजस्थान के जो किसान हैं उनको कितनी राशि मिलती है, 9,000 रुपए राशि मिलती है। राजस्थान के जो बाहर के किसान हैं उनको 6,000 रुपए की राशि है। वहां अगर किसी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो बात अलग है, हम तो राजस्थान की बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000 रुपए 3 किस्तों में दे रही है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने 3,000 रुपए अतिरिक्त प्रावधान इसमें किया है, और इस प्रकार राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तौर पर 9,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो इतनी ही बात हमें याद रखनी है। फिर तो इसमें इस योजना के संबंधित कुछ बेसिक बातें, इतनी बात हमें याद रखनी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी कितने 2019 से प्रारंभ हुई है। 24 फरवरी 2019 से किसानों को, कौन से किसानों को, भूमि धारक जो किसान हैं उनको
क्या उपलब्ध कराना है? वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी है कृषि के क्षेत्र में और घरेलू जरूरतों को पूरी करने के लिए। 6,000 रुपए की वित्तीय राशि केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके तहत इसके अलावा राजस्थान सरकार ने कब से 2025-26 से क्वेश्चन आरपीएससी यहाँ घुमा देगी कि 2024 से 2023 से इस तरह से। क्यों? क्योंकि योजना कब प्रारंभ हुई है? 24 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई है। तो हमें याद रखना है 2025-26 से राजस्थान सरकार 3,000 रुपए का अतिरिक्त प्रावधान इसके तहत प्रदान, ठीक है। और किसानों को राजस्थान में कितने मिलते हैं? 9,000 रुपए का प्रावधान, ठीक। चल, अगला है किसान उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये भी एक किसानों के हितों के लिए सरकार ने चलाया। शुरुआत की गई आपके 29 फरवरी 2020 से। अभी योजना चली थी पीएम किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 से। और अगला किसान उत्पादक संगठन 29 फरवरी 2020, 29 फरवरी 2020 से एफपीओ का संचालन, ठीक है। डेट याद रखनी है 29 फरवरी 2020। उद्देश्य क्या है? किसान उत्पादक संगठन, नाम से क्लियर हो रहा होगा कि किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, किसानों को होने वाला जो नुकसान है उसकी कम करने के लिए संगठन बनाए गए, ठीक है। तो किसान की सामूहिकता को बढ़ावा देना है, ठीक है। आय बढ़ेगी इससे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कैसे बढ़ेगी उसकी बात हम चर्चा करते हैं कि उत्पादन और विपणन में इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का लाभ देना है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का तात्पर्य है कि जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपकी जो लागत है, ठीक है, वो लागत कम हो जाएगी। जैसे इससे क्या होगा? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल से उत्पादन लागत में कमी हो जाएगी, क्योंकि अपन जैसे ही बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो लागत में कमी होगी और इससे कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण हो जाएगा, ठीक है। संगठन बनेगा तो एक, जैसे एक सामूहिक रूप से एक ट्रैक्टर ले लिया, ठीक है। अलग अलग किसान कैपेबल नहीं है ट्रैक्टर खरीदने के लिए, तो उनको एक सामूहिक ट्रैक्टर आ गया, ठीक है। तो उसका अपन यूज करके क्या सकते हैं? उत्पादन लागत में कमी आएगी, कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण हो गया, बेहतर बाजार सुनिश्चित हो जाएगा और नियमित आय सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये इसका प्रॉफिट है, ठीक है। तो पहली बात याद रखना है, किसान उत्पादन संगठन कब से प्रारंभ किया गया है? 29 फरवरी 2020 से इसको प्रारंभ किया गया है। किसान की सामूहिकता को बढ़ाना है, इससे आय बढ़ेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर अपन ऐसा पॉइंट अपनी कॉपी में मेंशन कर देते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को, इससे क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का लाभ मिलेगा, इससे क्या होगा? उत्पादन लागत में कमी आएगी, कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण होगा, बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित होगी और किसानों को नियमित आय में वृद्धि, ठीक है। चलिए, वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है कि भाई ये जो एफपीओ बना है, ठीक है, किसानों का संगठन बना है। कौन सा? किसान उत्पादक संगठन। इस किसान उत्पादक संगठन को संचालित करने के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया। इसके प्रबंधन के लिए, इस ग्रुप के प्रबंधन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रबंधन के लिए सरकार 18 लाख रुपए दाखिल कर रही है। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। 3 वर्षों के लिए 18 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ये बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा प्रति किसान सदस्य भी 2,000 तक इक्विटी अनुदान देंगे, ठीक है। इक्विटी अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए प्रति एफपीओ है। मतलब प्रति किसान अपनी इक्विटी कितने देगा? न्यूनतम कितनी है? 2,000 रुपए है और इसकी अधिकतम सीमा कितनी है? 15 लाख रुपए तक है। अब ऋण सुविधा, क्रेडिट सपोर्ट 2 करोड़ रुपए तक का परियोजना के तहत ऋण उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने देखा था किसमें 2 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल रहा था, बताइए कौन सी योजना थी आपकी? ये कहाँ गया? ये रहा, कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने रुपए तक का प्रावधान किया गया था? 2 करोड़ रुपए तक के ऋण का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो यहां से हमें याद रखेंगे कि किसान उत्पादक संगठन में भी कितना है? 2 करोड़ रुपए तक का परियोजना में ऋण मिल रहा है और ऋण गारंटी सुविधा, संस्थागत ऋण की सुविधा है, आसान उपलब्धता है, महिला सशक्तिकरण, प्रत्येक एफपीओ के बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्य अनिवार्य। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रावधान किया गया है? इस एफपीओ के जो बोर्ड है उसमें कम से कम एक महिला सदस्य अनिवार्य है। तो आगे प्रगति देखिए, 1175 एफपीओ ऐसे हैं जिसमें 100% महिला शेयर धारक हैं और 1084 एफपीओ ऐसे हैं जिसमें 50% से 99% महिला सदस्य। इसका मतलब रिपोर्ट कह रही है कि प्रोग्रेस हुई, महिला सशक्तिकरण में इसका योगदान लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात याद रखना थोड़ा सा, 2 करोड़ रुपए तक की इसमें परियोजना ऋण है और इसके संचालन के लिए 18 लाख रुपए तक की प्रावधान किया गया है 3 वर्षों के लिए, ठीक है। 2 टर्म जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दोनों बात हमें याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किसान उत्पादक संगठन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। 2020 में 29 फरवरी 2020 को लागू किया गया और ऐसे कितने बनाने हैं? 10,000 किसान उत्पादक संगठन को तैयार
है। कितने लक्ष्य भी क्लियर है। 29 फरवरी 2020 से 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का हमें निर्माण करना है। और आप देख लीजिए ये 18 लाख रुपए तक की जो राशि का प्रावधान था संचालन करने के लिए, और कितने वर्षों तक था, ये 3 वर्षों के लिए था। और प्रत्येक किसान सदस्य को कितने देने थे, 2,000 रुपए इक्विटी देने थे, जो अधिकतम कितना था, 15 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया था। और इसके तहत कितने रुपए दिए जा रहे थे, 2 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया था। और आपने देखा महिला की सदस्यों की अनिवार्यता कितनी है, एक सदस्य महिला होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं कृषि सखियां। ये भी इंपॉर्टेंट है, महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, महिला कृषि सखियों बनाई गई हैं। ठीक है, और ये क्या है कृषि सखियां, ये व्यवहारिक महिला किसान हैं जो आपके घर घर जाकर कृषि के क्षेत्र की जो सरकार द्वारा संचालित योजना है उनके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा आपके मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराती हैं। तो देखिए क्या है, कृषि सखियां व्यवहारिक महिला किसान हैं जो प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले और कृषि स्वास्थ्य प्रबंधन में सतत कृषि का समर्थन करने के लिए पैरा विस्तार पेशेवर के रूप में इनको प्रशिक्षित किया गया है। तो सरकार के द्वारा इनको क्या दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया गया है इस क्षेत्र में। ठीक है? वे किसानों की सहेलियों के रूप में कार्य करती हैं और घर द्वार पर मार्गदर्शन, उनका ज्ञान और समर्थन प्रदान करती हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में आपके कृषि के क्षेत्र की कोई भी बात हो सकती है, चाहे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना हो, चाहे मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन की बात हो। सामुदायिक आधारित विस्तार को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण संयुक्त रूप से आरंभ किया। कौन कौन से, एक तो आपका कृषि विभाग और दूसरा है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो ये एक महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन प्रशिक्षण के पश्चात कृषि सखियां सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्कूल, आंगनबाड़ी, ग्राम पंचायत और ग्राम संगठनों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, आंगनबाड़ी हैं, विद्यालय हैं, ग्राम पंचायत हैं और विभिन्न प्रकार के संगठनों के माध्यम से क्या है, ये आपके जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और करके ग्रामीण महिला किसानों को विस्तार सेवाएं और सरकारी कार्यक्रमों से जोड़कर कृषि सखियां भागीदारी मजबूत करने में, कौशल सुधारने में और कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, तो इनका योगदान तो याद रखना है। साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि और कौन सा मंत्रालय, आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर 70,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि सखी के बाद अगली स्कीम है आपकी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आपके टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट की एक एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी। कब से संचालित है, वर्ष 2005 से। देश में विकेंद्रीकृत और किसान हितैषी विस्तार प्रणाली को किसानों के हित में और विकेंद्रीकृत की बात की गई है, प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी योजना कार्यान्वित की जाती है। यह योजना राज्य सरकार की विस्तार प्रणाली को पुनर्जीवित करने के प्रयासों का समर्थन करने और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न विषय हैं उनमें नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी और अच्छी कृषि प्रौद्योगिकी, दो बातें, एक तो नवीनतम है और नवीनतम के साथ जो कृषि प्रौद्योगिकी है वो अच्छी भी होनी चाहिए। इन दोनों को अपनाने और किसानों, कृषि महिलाओं और युवाओं को किसान प्रशिक्षण, उनका प्रदर्शन, एक्सपोजर, विजिट, किसान मेलों आदि जैसे विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में विकेंद्रीकृत किसान अनुकूल विस्तार प्रणाली को बढ़ावा देते। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बस इतना ही याद रखना है, 2005 से ये संचालित की जा रही है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को अपनाना है, एक तो नई प्रौद्योगिकी को अपनाना है, उसके साथ ही नई टेक्नोलॉजी के साथ ही कैसी होनी चाहिए, वो अच्छी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। इसके द्वारा किसानों को, युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनका कैसा प्रदर्शन रहा है उसको मेजर किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसके साथ साथ महिलाओं और युवाओं की कैसी भागीदारी है, विभिन्न एक्सपोजर, विजिट और किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, यह फर्म महिला साख सुरक्षा समूह एफएसजी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में जो आपके फूड सिक्योरिटी जो ग्रुप्स हैं उनका समर्थन करके महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती है। रसोई, बागवानी, बैकयार्ड, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती तथा डेयरी गतिविधियों के माध्यम से मॉडल खाद्य सुरक्षा हब के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें याद रखना है, एक योजना कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी नई है। अक्सर करके अपन करंट अफेयर्स की जो बुकलेट्स हैं वो उसमें नहीं देख पाते हैं, लेकिन मेंस के हिसाब से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार की ये पुरानी योजना है, 2005-6 से ये संचालित की जा रही है। ठीक है, चलिएगा अगला है इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से चाहे मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, नाम से क्लियर है, दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए सरकार ने एक मिशन चालू किया है। दलहन मतलब दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना चाहता है। इसका
दो पर्पज सिद्ध होते हैं, एक तो आत्मनिर्भरता आएगी दालों के उत्पादन में, ठीक है, और दूसरा यहाँ से जो खाद्य प्रणाली है उसको हमें सुधारना है, प्रोटीन की पूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है। तो प्रमुख लक्ष्य कब से चालू किया गया है? तो देखिए, दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत है और यहाँ से उपभोक्ता और आयातक, हम आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, उत्पाद भी करते हैं और हम ही सबसे बड़े, फिर भी प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तो इसके लिए दलहन मिशन को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ किया गया। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कब से? 11 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ किया गया है। 2025 से 27 नहीं, 2025-26 से 2031-31 तक 11,440 करोड़ रुपए के बजट के साथ। अच्छा, बजट कितना है? 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ किया गया और इसका बजट है 11,440 करोड़ रुपए का। कितना? 11,440 करोड़ रुपए का बजट है। कितना? 11,440 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रारंभ किया गया है और लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर 2027 तक देश को दालों में आत्मनिर्भर बनाया है। ठीक है, तो ये 2025-26 से 2030-31 तक संचालित किया जाएगा और इसमें लक्ष्य केवल हमने कब तक निर्धारित कर लिया कि 2027 तक देश को आत्मनिर्भर बनाना है दलहन के क्षेत्र। विशेष रूप से किन पर फोकस किया जाएगा, ये बात हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, अरहर, उड़द और मसूर, ये तीन नाम याद रखना, अरहर, उड़द और मसूर, इन तीन दालों पर मुख्यतः ये फोकस रखा गया है इस मिशन में। और भी जो दाल हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इनकी क्या 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी किसके द्वारा? ये जो नाफेड है, नाफेड संस्था है और ओएनजीसी, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा इनकी 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी। तो तीन दालों के नाम याद रखने हैं, अरहर, उड़द और आपके मसूर। अरहर, उड़द और मसूर, ठीक है। नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा अन्य जो दालें हैं उनकी खरीद पीएम आशा योजना संचालित है, उस पीएम आशा योजना के तहत खरीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। और राज्यों को कम से कम 20% फंड महिला किसानों के लिए सुनिश्चित करता है। राजस्थान में इस मिशन के तहत 2.45 लाख क्विंटल दलहन बीज वितरण करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। राजस्थान में देखो क्या उपलब्धि है, राजस्थान में बता रहे हैं कि 2.45 लाख जो क्विंटल दलहन बीज है, दलहन का बीज कितना? 2.45 लाख क्विंटल बीज का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा राजस्थान में, ठीक है। और इस प्रकार से नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 79 नई दलहन किस्मों की पहचान कर उन्हें तेजी से सीड चेन में शामिल किया जा रहा है। 79 राज्य में मतलब 79 नई दलहन किस्में उनकी भी पहचान की गई है। तो यहाँ तक इतना अपने को खास बात है नहीं, मेन पॉइंट याद रखना है क्या है कि 11 अक्टूबर 2025 से 11 अक्टूबर 2025 से योजना प्रारंभ की गई है। 2025-26 से 2030-31 तक संचालित की जा रही है, लेकिन हमें याद रखना है लक्ष्य कब निर्धारित कर दिया हमने? दिसंबर 2027 तक देश को दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। तीन प्रमुख दालों की बात की गई है जिसमें अरहर, आपके उड़द और मसूर, अरहर, उड़द और मसूर तीनों की खरीद सुनिश्चित कौन करेगा? 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी। किसके द्वारा? नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा। फिर बात करें राज्य में, बात करें तो राज्य में आपने देखा 2.45 लाख क्विंटल, कितना? 2.45 लाख क्विंटल दलहन बीज का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा 79 नई दलहन किस्मों की भी खोज की गई है और जिनको सीड चेन में शामिल किया जा रहा है। और इसके अलावा दलहन प्रोसेसिंग को मजबूत करने के लिए राजस्थान में 30 दाल मिलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। 30 दाल मिलें भी राजस्थान में स्थापित की जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में हमने देखा। 11 अक्टूबर 2025 को प्रारंभ की गई है, 2025-26 से 2030-31 तक संचालित है। 11,440 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित, करोड़ रुपए का इसमें बजट का प्रावधान है। 2027 दिसंबर तक दालों में आत्मनिर्भरता, अरहर, उड़द और मसूर, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और एनसीसीएफ के द्वारा और नाफेड के द्वारा खरीद सुनिश्चित की जाएगी। खरीद व्यवस्था पीएम आशा के तहत की जाएगी। ये संस्थाएं किसकी योजना के तहत? पीएम आशा के तहत। और इन तीन दालों की 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है। तो ये दलहन आत्मनिर्भरता मिशन है, ये बातें हम देख चुके हैं। चलिए आगे बात करते हैं सरकार की एक नई योजना, तारबंदी योजना के बारे में बात की गई है। योजना पहले से संचालित थी लेकिन इसके जो लक्ष्य थे उसको परिवर्तित किया गया है। तो पहले इसमें प्रावधान था तारबंदी के लिए कि जिनके पास 1.5 हेक्टेयर भूमि है उनके लिए इसमें प्रावधान किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में किसानों को अब मात्र 0.5 हेक्टेयर भूमि होने पर भी इसका अनुदान दिया जाएगा। इस तरह से इसमें क्या है, अपन खेतों के चारों ओर तारबंदी करा देते हैं जिससे पशु वगैरह से फसल को सुरक्षा प्रदान की जा सके, ठीक है। तो तारबंदी योजना है, याद रखते हैं 0.5 हेक्टेयर भूमि जिसके पास है उनको इसके लिए इस योजना के तहत क्या दिया जाएगा? अनुदान मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसको अपन थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, ठीक है।
तारबंदी योजना पात्रता की बात की गई है, तो सबसे पहले किनको लाभान्वित किया जाएगा? जो राजस्थान का मूल निवासी हो और जमीन कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की भूमि होना आवश्यक है। इस योजना में पहले 1.5 भूमि हेक्टेयर की प्रावधान था, जिसको कम करके 0.5 हेक्टेयर भूमि का भी प्रावधान किया गया, उनको भी लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है। अब इसमें ऐसा भी किया गया है, किसी के पास 0.5 हेक्टेयर भी भूमि नहीं है, उससे भी कम भूमि है, तो वो भी कई ग्रुप्स में मिलकर 2 या 3 किसान मिलकर उसके लिए आवेदन कर सकते हैं एक साथ, ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है। पहला ही देखिए, यदि 0.5 हेक्टेयर भूमि नहीं है, तो 2 या 2 से अधिक किसान मिलकर समूह में आवेदन कर सकते हैं। तो मिनिमम 2 और 2 से अधिक किसान हो सकते हैं, अगर आपके पास 0.5 हेक्टेयर भूमि नहीं है तो। ठीक है। उनकी भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए। ये बात तो ऑब्वियसली सिंपल बात है, भूमि एक जगह ही होनी चाहिए। ठीक है। पहली बात ये थी। अगली बात है सामुदायिक भागीदारी। ठीक है। सामूहिक भागीदारी, थोड़ी-सी ज़मीन ज़्यादा होगी, किसानों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी, सामूहिक रूप से अप्लाई कर रहे हैं। सामूहिक रूप से न्यूनतम कितने? 10 या अधिक किसान मिलकर आवेदन कर रहे हैं। कितनी भूमि है? 5 हेक्टेयर भूमि में 10 से अधिक किसान। 10 से अधिक किसान की बात की गई है। भूमि कितनी? 5 हेक्टेयर की बात की गई है। ठीक है। 5 हेक्टेयर। अब इसके बाद कितना अनुदान दिया जाएगा? 5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी करवाते हैं तो प्रति किसान अधिकतम 400 मीटर लंबाई पर 50%, 400 मीटर की लंबाई पर अधिकतम 50% या 100 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से अधिकतम 40,000 रुपए का अनुदान राशि मिलेगी। कुल मिला के हमें सिंपल सी बात याद रखनी है कि सामुदायिक भागीदारी की बात की गई है। अगर 10 या 10 से अधिक किसान मिलकर अप्लाई करते हैं और 5 हेक्टेयर भूमि पर हमें क्या लगवानी है? तारबंदी लगवानी है, तो उसके लिए 40,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। सीधी सी बात याद रखें। ठीक है। 10 से अधिक किसान, 5 हेक्टेयर भूमि, 40,000 रुपए का आप अनुदान ले लीजिए। बात खत्म। ये सिंपल, ये सामुदायिक भागीदारी। फिर लघु और सीमांत किसान। लघु और सीमांत किसान की बात कीजिए, जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है, और आपको पता है राज्य के 62% जो किसान हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, इंक्लूड हैं लघु और सीमांत किसान के तहत। ठीक है? तो लघु और सीमांत किसान 400 मीटर लंबाई पर इकाई लागत का 60% और 120 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 400 मीटर पर 48,000 रुपए तक प्रति कृषक होगा। और लघु और सीमांत किसान की कैटेगरी में आपको कितना मिल जाएगा? 48,000 रुपए के अनुदान का प्रावधान किया है। तो ये बात हमें याद रखनी है। फिर सामूहिक समूह की बात की गई। सामूहिक रूप से 60 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर क्षेत्र में यदि तारबंदी करते हैं, तो इकाई लागत का 70% अनुदान अर्थात 140 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से 400 मीटर और 56,000 रुपए प्रति किसान तक अनुदान दे है। ठीक है। अब ये एक अलग समूह है भाई, सामूहिक समूह की बात की गई है। इसमें 7 किसान मिलकर, सामूहिक समूह में 7 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इनको 70% अनुदान मिल जाएगा, जो कितने हजार है? 56,000 रुपए का प्रावधान किया है। ठीक है। तो इसमें 3 टर्म बात की गई। सिंपल, जिनके पास 0.5 हेक्टेयर से कम भूमि है। फिर दूसरी बात की गई, इसमें आपका ये नहीं है। ठीक है। तो इनको कितना प्रावधान था? इनके लिए जो भी प्रावधान अवेलेबल होगा। सामुदायिक भागीदारी की बात की गई, 10 या अधिक किसान 5 हेक्टेयर भूमि पर लागू कर रहे हैं, तो 40,000 रुपए का प्रावधान था। ये तो सामुदायिक था। ठीक है, सामुदायिक। और ये आपका कौन सा है? सामूहिक है। ठीक है। सामूहिक में क्या होगा? सामूहिक में 7 किसान मिलकर 5 हेक्टेयर भूमि पर, तो आपके लिए 56,000 रुपए का प्रावधान है। लघु और सीमांत किसान के लिए 48,000। तो 3 कैटेगरी है, 40,000, 48,000 और 56,000। 3 कैटेगरी। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सी है? ये आपके लघु और सीमांत किसान की जो कैटेगरी है, वो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछने की संभावना है, क्योंकि राज्य में 62% जो किसान हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? लघु और सीमांत की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। चलिए, फिर बात की गई है राजस्थान औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति की बात की गई है। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट पॉलिसी जारी की गई। तो हमने पहले ही इसका अपना बताया बताया था कि भाई सूजत सार में क्या आता है। तो सूजत सार में सरकार की जो बेहतरीन योजनाएं हैं, सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं जो हाल ही में संचालित की जा रही हैं, जिनमें राज्य सरकार की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सरकार की डेवलपमेंट का अपडेट, कितना डेवलपमेंट किया है, और सरकार की विभिन्न प्रकार की पॉलिसी इनके तहत आती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। लगभग आप मान लीजिए राजस्थान का जो करंट अफेयर है, उसका 60 से 70-80% तक इसके द्वारा अपन कवर कर सकते हैं, अगर इसको अपन ढंग से पढ़ते हैं। ठीक है। बात की गई है राजस्थान में औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति की। सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो औद्योगिक पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क है, वो किसको कहा जाता है। तो एक्चुअली सरकार इसमें क्या करती है, एक क्षेत्र विशेष को इंडस्ट्री लगाने के लिए अलग से निर्धारित कर लेती है। ठीक है। और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, और यहाँ तक कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी सरकार के द्वारा करा दिया जाता है। यानी बेसिक सुविधाएं आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो वो क्या
उसको क्या संज्ञा दी गई, उसको इंडस्ट्रियल पार्क की संज्ञा दी गई। तो वहां पे क्या होगा, एक से अधिक जो इकाई है, औद्योगिक इकाई है, वहां स्थापित हो जाएंगी और लोगों को भी सुविधा रहेगी और बिजनेस के संचालन में भी सुगमता रहेगी। ठीक है, तो ये बात रही इंडस्ट्रियल पार्क, और इसको दे रही है सरकार बढ़ावा। ठीक है, क्यों दे रही है? क्योंकि हमें राज्य में निवेश बढ़ाना है। निवेश बढ़ेगा राज्य में, तो निवेश कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इंडस्ट्रियल पार्क होंगे तो जो विदेशी हैं उन लोगों को राज्य में आने में, निवेश करने में आसानी रहेगी, इसलिए ये पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे, लोगों का जीवन, आम जीवन है वो सुगमता होगी। ठीक है, एसडीजी गोल्स की प्राप्ति की जा सकती है, उद्योग धंधों का विस्तार होगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास को गति देनी है। औद्योगिक विकास को गति देनी है कैसे? निवेश को बढ़ाना है। निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर जनरेट होंगे और राजस्थान को इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन का हब के रूप में डेवलप करना है। नीति का विजन क्या है? औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राइजिंग, रिलायबल और रिसेप्टिव राजस्थान के दृष्टिकोण के अनुरूप ये लागू की गई है। तो ये ट्रिपल आर का सिद्धांत है। ठीक है, आपका राइजिंग राजस्थान, रिलायबल और रिसेप्टिव राजस्थान। राइजिंग राजस्थान मतलब उभरते हुए क्षेत्रों की बात की गई है। राइजिंग राजस्थान में जैसे आपका एनर्जी सेक्टर है, आपका एआई है, आपका बायोटेक्नोलॉजी है, इन क्षेत्रों की इसमें बात की गई है। रिलायबल का मतलब सरकार कैसी पॉलिसी बनाएगी? सुगमता, सरकार की रिलायबिलिटी होगी। ठीक है, कैसे? सरकार ने कोई पॉलिसी बना दी और उसमें कहा गया कि भाई आपको इतने इन टैक्सों में छूट दी जाएगी, 7 वर्षों तक 70% छूट दी जाएगी, 7 वर्षों तक। ठीक है, तो वो छूट एक बार बता दिया पॉलिसी के तहत तो वो प्रदान की जाएगी। जी पॉलिसी होंगी, आपको सरकार के विभिन्न कानूनों के पछड़े में नहीं पड़ना होगा, आपको आसानी से क्या मिल जाएगी? एनओसी वगैरह जो भी लेनी है वो किसी उद्योग को संचालन करने में वो भी आसानी से मिल जाएगी। ये क्या हुआ? रिलायबल। रिसेप्टिव राजस्थान, रिसेप्टिव राजस्थान में बात की गई है कि सरकार जो निवेश करने वाले लोग हैं उनकी भी सुनेगी। ठीक है, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ये क्या होगा? रिसेप्टिव राजस्थान की, ये इस तरह से ये ट्रिपल आर पॉलिसी है। क्या है? राइजिंग, रिलायबल और रिसेप्टिव राजस्थान का जो दृष्टिकोण है उसको ध्यान में रखा गया है। ठीक है, और फिर यहाँ से मेक इन इंडिया की बात की गई है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी पूरा करने में ये औद्योगिक नीति है, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति, ये भी लाभान्वित यहाँ से करेगी। क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या विशेषता है? 34 प्लस नीतियों के माध्यम से निवेश को बढ़ाना, इसमें मतलब 34 प्लस नीति हैं उनको समावेशन किया गया है। और फाइनली क्या है? निवेश को बढ़ाना है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। ठीक है, अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण करना है, विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का निर्माण करना है। ठीक है, विश्व स्तरीय मतलब कहीं से भी अगर कोई विदेशी कंपनी भी आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विश्व स्तर के होने चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। देखो क्या प्रावधान है, इंपॉर्टेंट बात है। औद्योगिक पार्क में जल उपलब्धता, विद्युत, सड़क और संपर्क मार्गों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें बताया गया है कि इसमें राज्य सरकार कितना देगी? 60%, और 40% है वो कौन देगा? अन्य विकासकर्ता, डेवलपर, मतलब कोई निजी क्षेत्र से जो डेवलपर है, 40% उनके द्वारा पैसा दिया जाएगा, 60% पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इसमें जल, विद्युत, सड़क और संपर्क मार्ग स्थापित करने के लिए 60% पैसा राज्य सरकार दे देगी और 40% पैसा निजी डेवलपर के द्वारा प्रदान किया। ठीक है, एक बात तो ये है। फिर राज्य सरकार ने बताया राज्य सरकार का अधिकतम अंशदान 3 करोड़ रुपए होगा। एक पार्क के लिए राज्य सरकार अधिकतम 3 करोड़ रुपए देगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, राजस्थान की औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए सरकार के द्वारा अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो हमें याद रखना है 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की, जो कि अधिकतम कितनी है? रेशियो में देखें तो 60% राज्य सरकार और 40% व्यय विकासकर्ता के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, विकास के 4 मॉडल हैं। कैसे-कैसे हैं? किस पर आधारित हैं? ये भूमि पर आधारित हैं। कितनी पार्क की भूमि है उसके आधार पर। जैसे मॉडल ए में बताया गया, रिको देखिए 100% जो भूमि है वो रिको के द्वारा प्रदान की जाएगी और उस पर डेवलपमेंट कौन करेगा? आपका निजी डेवलपर के द्वारा। ठीक है, फिर बात की गई मॉडल बी में। मॉडल बी में 80% भूमि कौन देगा? डेवलपर की होगी और 20% भूमि रिको द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, मॉडल सी की बात करें तो पूरी भूमि कौन दे रहा है? डेवलपर के द्वारा। और मॉडल डी में पीपीपी मॉडल पर संचालित किया जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर यह संचालित किया जाएगा। इस तरह औद्योगिक पार्क के 4 मॉडल बताए गए। ये बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। कोई सा भी स्टेटमेंट के फॉर्मेट में दिया जा सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग में दिया जा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके बने बनाए 4 ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, न्यूनतम शर्त क्या है इस नीति के तहत? आगे देखिए, निजी क्षेत्र में अगर ये जो इंडस्ट्रियल पार्क है निजी क्षेत्र में डेवलप किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल की भूमि होनी चाहिए और न्यूनतम वहां 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य होनी चाहिए। अगर निजी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जा रही है तो क्या होना चाहिए? तो उसका क्षेत्रफल होना चाहिए 50 एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए और वहां पे 10 औद्योगिक इकाई स्थापित होनी चाहिए। इस तरह से निजी क्षेत्र में ये पार्क विकसित किया जा सकता है।
आगे देखिए वित्तीय प्रोत्साहन की बात की गई कि इस नीति के तहत प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स को सामान्य अवसंरचना के विकास पर 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। पूंजीगत अनुदान की बात की गई, कितना दिया जाएगा? 20%। टोटल जो अवसंरचना निर्माण में खर्चा हो रहा है उसका 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। किसको? प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स को। प्रथम 10 औद्योगिक पार्क डेवलपर्स को पूंजी अनुदान कितना? सामान्य अवसंरचना पर 20% दिया जाएगा। इसके अलावा जो अधिकतम, इस 10 के बाद जो भी आएंगे उनके लिए अधिकतम सीमा निर्धारित, और अधिकतम सीमा का जो आधार है वो किसको माना गया है? वो पार्क की भूमि को इसमें आधार माना गया, पार्क के क्षेत्रफल को इसमें आधार माना गया है। देखिए 100 एकड़ तक में अगर पार्क बना है तो उस पर 20 करोड़ रुपए तक का प्रावधान है। 100 से 250 एकड़ में पार्क डेवलप किया गया है तो 30 करोड़, और 250 प्लस एकड़ पर 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पूंजीगत अनुदान है पैसे में। 20 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए और 40 करोड़ रुपए किसके आधार पर है? पार्क के क्षेत्रफल के आधार पर कितनी भूमि में पार्क डेवलप किया गया है। ठीक है, याद रखना है 100 एकड़ पर, 100 से 250 एकड़ पर और 250 प्लस एकड़ पर 20 करोड़, 30 करोड़ और 40 करोड़। फिर बात की गई ग्रीन डेवलपमेंट की। सीईटीपी पर 50% लागत प्रतिपूर्ति। ठीक है, 50% जो लागत लगी है उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी सीईटीपी पर। मतलब ये कॉमन आपका एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जो आपका अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो प्लांट लगाया गया है उसकी 50% लागत पर प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो कि अधिकतम कितना है? 12.5 करोड़ रुपए प्रति पार्क को निर्धारित किया गया है। यहाँ से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 इंपॉर्टेंट बात थी। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए पहला पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। 60-40 का रेशो रखा गया है। राज्य सरकार अधिकतम कितना देगी? 3 करोड़ रुपए देगी। फिर बात की गई पाई पार्क के 4 मॉडल हैं, ए बी सी डी। 100% कौन दे रहा है? रिको मॉडल, बी में 80% डेवलपर, सी में कौन दे रहा है? 100% डेवलपर, और मॉडल डी में पीपीपी मॉडल पर। न्यूनतम शर्त क्या रखी गई? निजी क्षेत्र में अगर औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जा रहा है तो उसके लिए शर्त क्या है? 50 एकड़ क्षेत्रफल पर होनी चाहिए, 10 औद्योगिक इकाई वहां होनी चाहिए। फिर बात की गई पूंजीगत अनुदान की। भाई पूंजीगत अनुदान कितना दिया जाएगा? तो जो प्रथम 10 औद्योगिक पार्क हैं उनके लिए तो कितना? 20 आपके कितना है? 20% पूंजीगत अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। कितनी निर्धारित की गई है? 100 एकड़ पर 20 करोड़ रुपए, 100 से 250 एकड़ पर 30 करोड़ रुपए और 250 प्लस एकड़ पर 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ग्रीन विकास, ग्रीन डेवलपमेंट की बात की गई है। सीईटीपी प्लांट पर 50% लागत प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो अधिकतम 12.5 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो लाभ हैं वो आपकी रिप्स पॉलिसी, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है उसके तहत प्रदान की जा रहे हैं। आप देखो 7 वर्ष तक 100% बिजली शुल्क पर छूट है। स्टाम्प शुल्क व कन्वर्जन शुल्क में 25% की छूट है। प्लग एंड प्ले ऑफिस सुविधा है। कॉमन यूटिलिटी सेंटर्स पर अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। राजनिवेश पोर्टल के माध्यम से इसमें आवेदन किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, राजनिवेश पोर्टल। ठीक है, चलिए जयपुर मेट्रो की बात की गई है। अगला पॉइंट है जयपुर मेट्रो। हाल ही में जयपुर मेट्रो के विस्तार की बात की गई है, इसलिए हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए मेट्रो रेल एक तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली है। कॉमन बातें, कोई बात नहीं। सबसे पहले मेट्रो की बात की गई। पूरे विश्व भर में मेट्रो कहाँ प्रारंभ हुई? सबसे पहले तो लंदन में अंडरग्राउंड मेट्रो पहली बार शुरू हुई, और कब? 1863 में। देख लीजिए कहाँ डेवलपमेंट की बात चल रही है। तो विश्व की पहली मेट्रो लंदन में आई, 1863 में आई। भारत में मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई? कोलकाता में हुई। कब? 1984 में हुई। इसके बाद दिल्ली में मेट्रो आई 2002 में। यहाँ से इसमें क्या हो गया? एक नए मानक स्थापित कर दिए। 2002 में दिल्ली में मेट्रो आई, उसके बाद नए मानक स्थापित हुए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ई श्रीधरन, इनको क्या कहा जाता है? मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ई श्रीधरन, जिनको मेट्रोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बात की राजस्थान में मेट्रो की शुरुआत आपको पता है कहां से? जयपुर से हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। जयपुर मेट्रो का जो पहला फेज था वो मानसरोवर से कहां था? बड़ी चौपड़ तक, और 11.64 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है पूरा, और इसमें 11 ही स्टेशन है। 11.64 किलोमीटर लंबे सफर में इसमें कितने मेट्रो स्टेशन है? 11 स्टेशन है। फेज 2 की बात की गई है। हाल ही में 41 किलोमीटर का ट्रैक है और 36 स्टेशन इस पर प्रस्तावित किए गए हैं। 13,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। परियोजना का कार्यान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जाएगा। मेट्रो परियोजना से कनेक्टिविटी, निवेश, रोजगार, शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो हमारे लिए यही है कि हाल ही में फेज 2 की घोषणा की गई है। ये 41 किलोमीटर लंबा ट्रैक है जिस पर 36 रेल स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और 13,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। चलिए अगला बात देखते हैं। अगली बात है सहकार से समृद्धि तक। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रावधान, सहकारिता से समृद्धि लानी है। लक्ष्य क्या है इस योजना के तहत? कि वर्ष 2047 तक 30 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित करनी है।
अभी हमने हाल ही में देखा कृषि अवसंरचना फंड की स्थापना की गई थी, क्योंकि फसल की कटाई के पश्चात जो हानि होती है उससे बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास भंडारण क्षमता की कमी है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की कमी है, ठीक है? तो भंडारण कक्ष सुनिश्चित हो, इसीलिए इस क्रम में एक योजना और प्रारंभ की गई, सहकार से समृद्धि तक। इसमें 2047 तक का लक्ष्य रखा गया, कितना? 30 लाख मेट्रिक टन भंडारण क्षमता। कितनी? 30 लाख मेट्रिक टन क्षमता का निर्माण करना है। कितने भंडारण क्षमता का सृजित हमें करना है? और योजना के तहत 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जा रहे हैं। कितनी? 500 मीट्रिक टन क्षमता के निर्माण जो गोदाम है उसकी साइज बताई गई है, कितनी? 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाए जा रहे हैं। राजस्थान की विशेष उपलब्धि क्या है? मतलब राजस्थान एकमात्र राज्य है जो 500 मीट्रिक टन गोदाम के निर्माण पर 100% अनुदान दिया जा रहा है। राज्य की ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो 500 मीट्रिक टन जो क्षमता का गोदाम अगर निर्माण किया जाएगा तो उसमें 100% अनुदान की बात की, और जो कि कितना है? अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति गोदाम है। एक गोदाम पर अधिकतम कितना है? सरकार ने कहा 100% दे देंगे, लेकिन वो अधिकतम कितनी राशि निर्धारित की गई? 25 लाख रुपए प्रति गोदाम। ठीक है? कहाँ किसको प्राथमिकता दी जाएगी? जो कम भंडारण क्षमता वाले जिले हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी और विभिन्न क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। सबसे अधिकतम क्षमता तो कौन-सी है? 500 मीट्रिक टन, इसके अलावा 250 और 100 मीट्रिक टन के गोदाम भी निर्माण किए जाएंगे। ठीक है? अब हो सकता है 100 मीट्रिक टन है, तो उसमें 25 लाख से कम पैसा लगे, इसलिए 100% अनुदान है। तो मैक्सिमम 500 मीट्रिक टन का निर्माण किया जाएगा, तो इसमें 25 लाख रुपए तक का आपको प्रावधान किया गया है। ठीक? चलिए, फिर इसमें एक बात और की गई कि 1990 से पहले बने पुराने गोदामों की नवीकरण और पुनर्निर्माण उनका भी किया जाएगा। इसमें देखिए बजट प्रगति 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है और जीट शीट गोदामों के पुनर्निर्माण हेतु 12 लाख रुपए प्रति समिति का प्रावधान किया है। तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। फाइन बात जो हमारे काम की थी वो ये थी, सहकार से समृद्धि योजना के तहत 2043 तक का लक्ष्य रखा गया है और कितना? 30 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता सृजित करनी है। 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान की प्रावधान की गई, तो राजस्थान में 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम के निर्माण हेतु क्या प्रावधान किया गया है? 100% अनुदान की बात की गई है और अधिकतम 25 लाख रुपए के अनुदान की बात की गई। इसके अलावा 100 के अलावा 250 और 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम है, उनका भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ से हमने कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं क्या आपका सोजस सार अप्रैल 2026, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाली क्लास में हम इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनका डिस्कशन। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।